नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये बहुत देखा जाता है कि हमारे समाज में बैंक का फ्रॉड बहुत होता है। कई बार ये देखा जाता है कि कोई एटीएम से पैसा निकालने गया, किसी ने हेल्प के तौर पर एटीएम लिया और पैसा वहां से निकल गया। अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा था, अब जाकर देखा तो अकाउंट में पैसा नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे बैंक में होने वाले फ्रॉड से कैसे बचना है, किस किस प्रकार के बैंक में फ्रॉड हो जाते हैं। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं तो आपको लीगल क्या करना है, क्या क्या राइट्स हैं आपके, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे, कई बार ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि मेरे एटीएम से पैसा निकल गया और वो पैसा पता नहीं कितने दिन में आएगा, 48 घंटे में कभी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है और जब भी एटीएम में कोई परेशानी है तो आपको किससे सजेशन लेना चाहिए। जैसे आप पैसे निकालने जाते हैं, आप किसी से हेल्प लेने लगते हैं, क्या लेना ठीक है, और आरबीआई की गाइडलाइंस क्या क्या कहती हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कड़कड़डूमा से एडवोकेट मिस्टर दीपक ठुकराल जी हैं। अभिनंदन है सर। दीपक ठुकराल जी को आपको बता दें 15 साल से ज़्यादा का लगभग अनुभव है और ईडीएमसी और दिल्ली सरकार के पैनल पर भी हैं। हम डिस्कशन करेंगे, सारी बातों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आम आदमी के साथ बैंक में कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं, आखिर कौन से लोग सबसे पहले निशाने पर लिए जाते हैं, इस तरह के हो रहे फ्रॉड के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, आखिर इस तरह के जालसाजी वाले लोगों से कैसे बचें, अगर किसी के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो कानूनी प्रावधान क्या है, आखिर किन किन परिस्थितियों में बैंक से आपको पैसा मिल जाता है, आरबीआई की गाइडलाइंस आखिर आपको क्या क्या बताती है, एटीएम से पैसा निकलना क्या ये जालसाजी है या नहीं। दिल्ली एनसीआर में बैंक में हो रहे फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आरबीआई और बैंक सभी को समय समय पर सतर्क रहने की बात कहती है। कई बार तो बैंक में लोगों के साथ हेराफेरी हो जाती है। एटीएम क्लोनिंग बहुत ज्यादा देखी जा रही है। फोन के माध्यम से पैसे भी निकाल लिए जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है और कानून का सहारा भी लिया जाता है। तो कैसे बचें ऐसे हो रहे फ्रॉड से, कानून में क्या क्या है रेमेडीज, कैसे मिलता है आपका पैसा वापस, जानिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि बहुत से लोगों की शिकायतें होती हैं कि मेरे नकली साइन करके पैसा निकाल लिया गया, मैं एटीएम से पैसा निकालने गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। सर, ये देखा जाए कि आज के अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर क्या हर जगह ये देखने को मिलता है कि जो लोग जिनको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज नहीं है एटीएम को इस्तेमाल करने की, या जो सीनियर सिटीजन है वो इस्तेमाल करने जाते हैं, किसी की हेल्प लेने लगते हैं तो एटीएम में फ्रॉड उनके साथ हो जाता है, क्लोनिंग हो जाती है। मैं आपसे आज जानना चाहता हूं कि बैंक में किस किस तरह के फ्रॉड आजकल सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं और जो फ्रॉड हो रहे हैं वो आखिर क्यों हो रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मोटे तौर पे देखिए, 3 तरह के जो फ्रॉड हैं वो ज़्यादातर बैंक के जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, आज के अगर हम समय में बात करें तो 3 तरह के फ्रॉड सबसे ज़्यादा प्रचलन में है प्रैक्टिकल लाइफ में। सबसे पहला फ्रॉड जो है, जो बैंक के कस्टमर हैं उसके पास कोई व्यक्ति बैंक का अधिकारी बनकर या कोई कर्मचारी बनकर फ़ोन करता है और बातों बातों में बहाने से किसी ना किसी से वो उनकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि उनका एटीएम नंबर, सीवीवी और फिर ओटीपी नंबर जान लेता है। और उसके बाद बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनके खाते से कई बार हज़ारों रुपए और कई बार लाखों रुपए, जब तक उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, लाखों रुपए का उनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है, धोखाधड़ी हो चुकी होती है, जालसाजी हो चुकी होती है। पहले तरह का फ्रॉड ये है। इसके अलावा जो दूसरा फ्रॉड है वो ये है कि कई बार हमने देखा है कि कस्टमर्स जो हैं, बैंक के जो ग्राहक हैं, जब वो अपना एटीएम यूज़ करते हैं, किसी भी एटीएम पर जाकर
वहाँ पर क्या होता है कि उनके एटीएम की क्लोनिंग हो जाती है। उसके पीछे भी कई बार देखा गया है कि कई जो जालसाज हैं वह एटीएम में जो है अपने कुछ सिस्टम लगा के रखते हैं, जिससे उनकी एटीएम की सारी जानकारी, और कई बार वहाँ पर छोटा सा एक छुपा हुआ कैमरा लगा रहता है, जिसमें कि जब आप अपना पिन डालेंगे एटीएम का तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उस कैमरे में दर्ज हो जाती हैं। उसके बाद ये जालसाज क्या करते हैं, बड़ी ही चालाकी से आपके एटीएम को क्लोन कर लेते हैं और आपकी जो मेहनत का पैसा है उसको जब तक आपको पता चलता है कई लाखों रुपए का आपके साथ धोखाधड़ी या नुकसान हो चुका होता है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे जो आजकल वर्तमान समय में जो जालसाजी चल रही है वो क्या है, कई बार हमने देखा है कि जो कई सीनियर सिटीजन हैं या कई बार एनआरआई हो जाते हैं कस्टमर्स, वो देश छोड़ के चले जाते हैं, कई बार उनका अकाउंट जो है कई कई साल तक ऑपरेट नहीं हो पाता या इनऑपरेटिव हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, बैंक के जो कर्मचारी हैं ये सब उन्हीं की मिलीभगत से होता है। वह कुछ जालसाजों धोखाधड़ीबाज करने वाले लोगों के साथ मिलकर क्या करते हैं कि बड़ी चालाकी से उनकी पर्सनल डिटेल बैंक में बदलवा दी जाती है, मोबाइल नंबर बदल दिया जाता है और धोखे से इसके अलावा उनकी नई चेकबुक अप्लाई कर दी जाती है और उसके बाद उनके खाते से कई बार बेईमानी से कई कई लाख रुपए और कई केसेस में तो देखने को मिला कई करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसमें एक एनआरआई थे, उनके अकाउंट से 22 करोड़ रुपए की इसी तरीके से धोखाधड़ी हो गई और उनके केस में भी यही था, उनका जो खाता था कई साल से ऑपरेटिव नहीं था। तो इस तरह की जो मुख्य तौर पर ये 3 फ्रॉड हैं जो आजकल प्रचलन में चल रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने 3 तरह के फ्रॉड्स के बारे में जिक्र किया और दर्शकों को बताया कि ये फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर है और आप ईमेल कर हमको अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। सर, आपने 3 तरह की परेशानी को बताया। आपने कहा एक फ़ोन पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एक आपने बताया कि एटीएम की क्लोनिंग हो जाती है और तीसरा आपने बताया कि जो एनआरआई हैं जो बाहर रहते हैं उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। ये 3 तरह की हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन से लोग ऐसे होते हैं जो इन तरह के फ्रॉड में पड़ जाते हैं? ये भी आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें सावधानी बड़ी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए समय समय पर कई बार बैंक्स की तरफ से भी, कई बार आरबीआई की तरफ से भी अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को सचेत किया जाता है, वार्निंग दी जाती है कि बैंक कभी भी आपसे आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता। बावजूद इसके भी कई बार हमारे जो कस्टमर हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो जो अनएजुकेटेड यानी कि अनपढ़ लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं, वो इस तरह के मामलों में फंस जाते हैं और बड़ी ही आसानी से जो जालसाज हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी इसके पीछे वजह है। और अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कभी भी आपके पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कोई फ़ोन आता है, बिल्कुल भी उसको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि एटीएम, सीवीवी या ओटीपी बिल्कुल भी शेयर ना करें। इसके अलावा कभी भी अगर आप एटीएम में जाते हैं तो इस चीज़ को एंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि आपके साथ वहाँ पर उस एटीएम में जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कोई अननोन आदमी ना हो। यदि आपको अगर ज़रूरत है किसी की मदद की तो आप वहाँ पर जो गार्ड है उस एटीएम में, उस बैंक का, उससे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा किसी की मदद आपको नहीं लेनी है। अगर इस तरह की चीज़ों को आप करते हैं अपनी लाइफ में रूटीन फॉलो, तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम लोग अगर सजग रहें, सतर्क रहें तो इन प्रकार के फ्रॉड से हम बच सकते हैं। क्योंकि कई, आपने बिल्कुल सही कहा, जिनको लैक ऑफ नॉलेज है या सीनियर सिटीजन है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंक कभी जाते नहीं हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो बैंक गए तो उनके साथ ही धोखाधड़ी हो जाती है। और आपने बिल्कुल कहा कि बैंक बार बार ये मैसेज करता है कि हम आपसे कोई इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर नहीं लेते हैं। उसके बाद भी कई जो फ्रॉड कॉल आते हैं, लोग उनके जालसाज में फंस जाते हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, आपने ये सारी बातें बता दी, इन सारी बातों के लिए आखिर जिम्मेदार किसको माना जाए? देखिए, मैंने अभी जो इससे पीछे आपने प्रश्न पूछा, पिछला प्रश्न जो पूछा, उसी में ही इसका उत्तर था। देखिए, जिम्मेदार तो सिस्टम है पूरा का पूरा, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार अगर हम देखें तो हम कस्टमर, जो ग्राहक है, वो खुद है, क्योंकि हमारी लापरवाही से ही इस तरह की चीज़ें होती हैं।
क्योंकि अगर आपके पास कोई बैंक का अधिकारी या कर्मचारी बनकर फ़ोन कर रहा है और आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा है और हम उसको जानकारी दे रहे हैं, जबकि जितने भी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं या बैंक की भी गाइडलाइंस है, समय समय पर आपने देखा होगा कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कई बार प्रिंट मीडिया में और अब तो सोशल मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें लगातार रूटीन लाइफ में सर्कुलेट होती हैं, जिसमें कहा जाता है कि इस तरह की कोई जानकारी अगर आपसे कभी कोई मांगे तो बिल्कुल भी उसे ना दें। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा एक तबका है, जैसे कि हमने स्पेसिफिकली बात करी, अनएजुकेटेड लोग या सीनियर सिटीजन, वो आमतौर पर आसानी से शिकार बन जाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा देखिए, ऑफेंस आजकल बढ़ रहे हैं, जिस तरीके का आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल जो हैं अपना जाल फंसा रहे हैं, तो सिस्टम भी उसके लिए जिम्मेदार है। और मुख्य तौर पर अगर देखा जाए, अगर हम सावधानी बरतेंगे, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, अगर हम सावधानी से काम करेंगे और अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल अगर हम किसी भी अननोन आदमी के साथ शेयर नहीं करेंगे, एटीएम को हम सुनिश्चित करेंगे कि हम अकेले यूज़ करें, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई और बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, बार-बार ये हिदायत दी जाती है कि अपना एटीएम का पिन आप किसी से शेयर ना करें, एटीएम इस्तेमाल करते समय ये सावधानियाँ बरतें, बैंक में भी सुरक्षा की बात कही जाती है। ये सारी बातें सर आपने बता दी हैं। सर, अगर इस तरह के फ्रॉड से मैं देखता हूँ हमारे रिपोर्टर्स स्टोरी बहुत कवर करते हैं, बताते हैं कि उनके साथ ही घटना घटित बैंक में हो गई, फ्रॉड ये हो गया। इस प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए आखिर हम सब लोगों को करना क्या है? देखिए, इसके दो आंसर हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी चीज़ ही सावधानी है। अगर आप सावधानी रखेंगे, अपने किसी भी डिटेल को आप शेयर नहीं करेंगे, एटीएम में जाएंगे, सबसे पहले एटीएम को चेक करें, सुनिश्चित करें कि वहाँ कोई क्लोनिंग इस तरह का डिवाइस ना लगा हो, कोई छोटा कैमरा ना लगा हो। अगर आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएं कि इस तरह की कोई डिवाइस वहाँ नहीं है, उसके बाद ही अपने एटीएम को यूज़ करें। कोशिश करें कि जब आप एटीएम यूज़ करते हैं, अपना वहाँ पिन जब डालते हैं, तो अपना पिन डालते समय इस तरीके से हाथ अपना ऊपर रख दें, ताकि अगर कोई कैमरा भी लगा हो तो वो उस पिन को दर्ज ना कर पाए, जिससे कि आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी ना हो। तीसरा, मैंने आपको बताया, बैंक में भी कई बार आप जाते हैं, वहाँ पर भी अननोन लोग आपके साथ जो है, आप पैसा लेते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं और वो गिनने के बहाने, मदद करने के बहाने वहाँ पर भी इस तरीके से आपके साथ जालसाजी होती है। तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह की कोशिश करनी है कि जब भी आप बैंक में जाएं, वहाँ पर किसी अननोन आदमी की मदद ना लें। अगर आपको मदद ही लेनी है तो आप बैंक एम्प्लॉयज़ या गार्ड की मदद ले सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके साथ इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर देखिए, आपको 48 से 72 घंटे के अंदर, आरबीआई की हमारी जो गाइडलाइन है वो भी यही कहती है कि अगर बाई चांस किसी भी व्यक्ति के साथ, कस्टमर या ग्राहक के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आर्थिक उसका नुकसान हो जाता है, तो 48 से 72 घंटे के अंदर जो भी उस कस्टमर का, ग्राहक का बैंक है, वह अपने बैंक में जाकर इस घटना की रिपोर्ट करे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई आपराधिक घटना हुई है, इसके पीछे कोई आपराधिक एंगल है, कोई जालसाजी हुई है, निश्चित तौर पर आप जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके भी इस घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। दर्शकों, इस बात को अगर समझ लें कि अगर सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके साथ बैंक में कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप तुरंत जाके बैंक में इन्फॉर्म करें, अपनी शिकायत को बताएं। और अगर आपको लगता है कि बैंक आपको नहीं सुन रहा है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस पर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, अगर आप बार बार आपको ये बता रहे हैं किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी को हमसे साझा कर सकते हैं। आप मेल भी कर सकते हैं। आने वाले सेगमेंट में आपके उस प्रश्न को हम ज़रूर उठाएंगे। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने ये सारी बातें बता दी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और आपको कानून का बहुत अच्छा ज्ञान है, 15 साल से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कड़कड़डूमा कोर्ट में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लीगल राइट्स क्या-क्या बनते हैं अगर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इस इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना हो जाती है, आपके साथ किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपको आर्थिक नुकसान हो जाता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया, आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर। कुछ केसेस होते हैं जिसमें बैंक, अगर आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है, तो आपके जो आपकी मेहनत का पैसा है,
आपका जो पैसा है उसको कंपनसेट कर देता है। कुछ केसेस इस तरह के होते हैं। इसके अलावा निश्चित तौर पर आपके साथ अगर क्रिमिनल घटना हुई है, जैसे कि आपका एटीएम किसी ने वहाँ से क्लोनिंग कर लिया है आपको लगता है, या आपके साथ किसी ने फ़ोन करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, आपके साथ जालसाजी हो गई, या कोई अनऑपरेटिव बैंक है उसमें अगर किसी बैंक के एम्प्लॉय ने या किसी अननोन क्रिमिनल्स ने मिलकर आपके साथ जो है आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाया, तो निश्चित तौर पर आपको सबसे पहला कदम यहाँ पर पुलिस को एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है एफआईआर सेक्शन 154 सीआरपीसी में, आपको जाकर पुलिस को अपने पूरे इस जो घटना हुई है आपके साथ लिखित में पुलिस को इसकी जानकारी देनी है। पुलिस उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करती है। इसके अलावा आजकल तो दिल्ली पुलिस की पोर्टल पे जाकर आप लोग जो कस्टमर हैं या जो उपभोक्ता है या जो कंप्लेनेंट शिकायत करता है जिसके साथ इस तरह की घटना हुई है, वह दिल्ली पुलिस के पोर्टल पर जाकर सीधा एफआईआर भी रजिस्टर्ड कर सकता है। इस मामलों में, ऐसे मामलों में देखा गया, देखिए पहले पूरी दिल्ली में एक ईओडब्ल्यू विंग बनाया गया था, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, आर्थिक अपराध शाखा, क्योंकि इस तरह के मामलों में जो जालसाज थे वो बड़े ही प्रोफेशनल थे, बड़ी ही चालाकी से कस्टमर को अपने जाल में फंसाते थे और उनकी मेहनत का पैसा अपने काबू में कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस तरह के जब केसेस बढ़ने लगे तो अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली के 9 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तौर पर ईओडब्ल्यू अलग अलग काम कर रहा है। अगर आप पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं और आप अपनी कंप्लेंट देते हैं तो दिल्ली पुलिस कई बार ऐसी कंप्लेंट्स को ईओडब्ल्यू कंसर्न, ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा में वहाँ पर रेफर कर देती है। और कई बार कस्टमर अगर चाहे, अगर उसको इन्फॉर्मेशन है तो वो डायरेक्ट भी ईओडब्ल्यू में जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, डायरेक्ट ईओडब्ल्यू को अप्रोच कर सकता है। निश्चित तौर पर वहाँ पर एफआईआर होने के बाद पूरी जांच पड़ताल की जाती है, पुलिस खोजबीन करती है अपराधियों की, उनके चुंगल तक पहुँचने की कोशिश करती है, और कई केसेस में हमने देखा है कि क्रिमिनल काफ़ी हद तक पकड़े जाते हैं और कस्टमर्स के जो आर्थिक नुकसान है उसकी भी भरपाई हो जाती है, कस्टमर को न्याय मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बहुत सी बार ये देखा जाता है कि क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं। अगर इस प्रकार से है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं सर, जैसा आपने बताया। लेकिन सर मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ कि कई बार ये देखा जाता है कि लोगों का पैसा वापस मिल भी जाता है। आखिर कौन कौन सी परिस्थितियों में पैसा वापस मिलता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आरबीआई की गाइडलाइंस, टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती रहती हैं। जो अभी जिस प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं, आपने पूछा किन परिस्थितियों में कस्टमर को पैसा पाने का अधिकार है वापस। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको 48 से 72 घंटे में अपने कंसर्न बैंक, जिस बैंक में आपका खाता है, वहाँ पर इस घटना को रिपोर्ट करना है। आमतौर पर देखिए जो क्लोनिंग के केसेस हैं, उस तरह के केसेस में, या फिर अगर कोई अननोन आदमी आपकी बिना जानकारी के, आपकी बिना इन्फॉर्मेशन के आपके खाते से पैसा निकालता है, और इन्वेस्टिगेशन में ये लगता है बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी, बैंक के अधिकारियों को भी और पुलिस को भी कि इसमें कस्टमर ने पैसा नहीं निकाला, ये किसी अननोन आदमी ने जालसाजी करके आपका पैसा निकाला है, ऐसे केसेस में आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर कस्टमर के साथ कोई भी आर्थिक नुकसान हुआ है तो इसको आपका जो बैंक है वह इसकी बिल्कुल भरपाई करेगा। आपका जो नुकसान हुआ है उसको वो भरपाई करेगा, उस आर्थिक नुकसान की। लेकिन उसके पीछे कोई प्रोसेस है, थोड़ा से एक समय की एक प्रक्रिया है, उसमें वो अपनी इंटरनल जांच करते हैं और सुनिश्चित करते हैं निश्चित तौर पर कि बैंक के किसी भी कस्टमर, ग्राहक के साथ अगर इस तरह का कोई नुकसान हुआ है और उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसको कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं हो और उसके पैसे उसके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने कि इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, देखा जाता है और उसमें ये पूरा कंफर्मेशन होता है कि अगर इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तब उसके बाद पैसे वापस हो जाते हैं। सर ये सारे सवाल तो हो गए, लेकिन मैं कुछ सवाल ऐसे करना चाहता हूँ जो जनरल हैं। कई बार ये देखा जाता है हम लोग एटीएम का इस्तेमाल करने जाते हैं और एटीएम से पैसा हमारा निकल जाता है। कहते हैं कि 48 घंटे में पैसा आ जाएगा, 15 दिन में पैसा आ जाएगा। ये क्या घटना होती है, टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं? और अगर 15 दिन में 48 घंटे में पैसा नहीं वापस आए तो हमें कंप्लेंट कहाँ दर्ज करानी चाहिए? देखिए ये लीगल एक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो डे टू डे लाइफ में कस्टमर्स के साथ कई बार हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम एटीएम में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं 2000 की, 5000 की, 10,000 की।
एटीएम ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुल दिखा देता है, लेकिन जो कस्टमर वहाँ पर अपनी एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहा था उसको फिजिकली पैसा नहीं मिलता है। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए, कई इसके रीजंस होते हैं, कई बार टेक्निकल रीज़न रहते हैं, कई बार जो है हमने देखा नेटवर्क कई बार चला जाता है अचानक से, और सिस्टमेटिक तरीके से तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट दिखा देता है, लेकिन आपको फिजिकली व्यक्तिगत रूप से आपकी जो आपने जो ट्रांजैक्शन करी है, जो पैसा आपने विड्रॉ करा अपने एटीएम के थ्रू, वो पैसा आपको हाथों में नहीं मिलता। निश्चित तौर पर ये भी इस तरह की जो घटनाएं हैं ये काफ़ी बढ़ गई हैं, होती हैं। उसके पीछे मैंने आपको बताया टेक्निकल रीज़न भी है, नेटवर्क का भी इशू रहता है। अमूमन तो 90% केसेस में 24 से 48 घंटे में बिना कहीं कंप्लेंट के आपका पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वापस रिफंड आ जाता है। अगर अब हम बात करते हैं, अगर बाई चांस नहीं आता आपके अकाउंट में पैसा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जो आपका बेसिक बैंक अकाउंट है जिस बैंक में, क्योंकि एटीएम तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैंक में, लेकिन खाता हमारा जिस भी मुख्य ब्रांच में है, हमें उस बैंक को इन्फॉर्म करना है और लिखित में वहाँ पर एक शिकायत देनी है कि मैंने फलां तारीख को पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर टाइम पे इस एटीएम से ट्रांजैक्शन करी थी और वो ट्रांजैक्शन फेल हो गई, मुझे व्यक्तिगत रूप से पैसे नहीं मिले, लेकिन मेरे अकाउंट से वह पैसे डिडक्ट हो गए हैं, तो मेरे पैसे मुझे वापस किए जाएं, ये ट्रांजैक्शन गलत है, इसकी जांच की जाए। ऐसी कंप्लेंट देने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपके को फिजिकली व्यक्तिगत रूप से पैसा नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर 15 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद आपके पैसे, कस्टमर के पैसे उसके बैंक खाते में वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कई बार लोगों की चिंता हो जाती है कि उनका पैसा कब आएगा, कब नहीं आएगा, और अधिकतर देखा जाता है कि 48 घंटे में पैसा वापस आ जाता है। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, और आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आरबीआई विज्ञापन के माध्यम से लोगों को समय समय पर जागरूक करती रहती है और बताती है कि आप फ़ोन नंबर पर कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स के बारे में लोगों को शेयर ना करें, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताती रहती हैं। आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी भी एटीएम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, या आप बैंक में जाते हैं, या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस दौरान कौन सी सतर्कता आपको बरतनी है? देखिए, फिर वही बात है, बेसिक प्रिंसिपल एक ही है, आपको सावधानी तो हर जगह बरतनी है। भले ही आपके पास अगर कोई फ़ोन आए, आपको कोई बैंक का अधिकारी बनकर फ़ोन करता है, वहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप एटीएम अपना यूज़ करने किसी भी एटीएम सेंटर पे जाते हैं, वहाँ भी आपको बड़ी सावधानी से अपने कार्ड को यूज़ करना है। और अगर आप बैंक में भी, अगर कई बार देखा जाता है कि हम बड़ा अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के जालसाज लोग वहाँ खड़े रहते हैं, आपको मॉनिटर पर्टिकुलर करते रहते हैं। तो सावधानी तो आपको, जब भी आप बैंक में जाएंगे या बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन आप एटीएम सेंटर से करेंगे निश्चित तौर पर, तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। और इसके अलावा देखिए, जैसे कि आपने आरबीआई की गाइडलाइंस की बात की, तो निश्चित तौर पर आरबीआई समय समय पर इस तरह की गाइडलाइंस जो है जारी करता रहता है। इवन कस्टमर्स को उनके अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन पर भी बैंक की तरफ से समय समय पर जो है मैसेजेस के द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि कभी भी बैंक आपसे कोई भी इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी की डिमांड नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति करता है तो बैंक आपको ये एक जानकारी देता है कि आप जाके इस मामले को तुरंत पुलिस के को इस बारे में सूचना दे। तो निश्चित तौर पर सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है, और इससे बचने के लिए आप और कोई कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा उपाय ही सावधानी। अगर आप सतर्कता रखेंगे, चाहे आप एटीएम यूज़ करें, चाहे आप एटीएम में जाएं, चाहे आप बैंक से ट्रांजैक्शन करें, या कोई व्यक्ति आपको बैंक का अधिकारी बनकर फ़ोन करें, तो निश्चित तौर पर आपको उसको कोई जानकारी नहीं देनी। और जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि एटीएम में और कोई भी व्यक्ति ना हो। कई बार आप की मदद करने के बहाने कई बार जालसाज वहाँ पर जाल बिछा के पहले से खड़े होते हैं, बड़ी चालाकी से आपकी मदद करेंगे और आपका पिन नंबर देखकर तुरंत ही आपका एटीएम कार्ड बदल दिया जाएगा या क्लोनिंग कर लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आपको किसी की मदद नहीं लेनी, ना ही एटीएम में और ना ही बैंक में। अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मदद की, तो वहाँ पर जो गार्ड है या बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बार बार आप यही सचेत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सतर्क रहने की बात कर रहे हैं। दर्शकों, एडवोकेट दीपक ठुकराल जी ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड बहुत होते हैं। तो देखा आपने
एडवोकेट दीपक ठुकाल जी ने आपको बताया, समझाया कि अगर आपके साथ बैंक में कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको लीगल क्या करना है, कैसे बचना है बैंक के फ्रॉड से, क्योंकि देखा जा रहा है बहुत फ्रॉड होते हैं। और अगर कोई परेशानी है तो आप कहां पर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दर्शकों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और आने वाले सेगमेंट में आपकी इस परेशानी को हम ज़रूर उठाएंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।